हेलो फ्रेंड्स, धैर्य क्लासेज मालपुरा के यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे, जिसमें गंगा और उसकी प्रमुख सहायक नदियों को विस्तार से हम जानेंगे। गंगा नदी की अगर हम बात करें तो लंबाई की दृष्टि से और भारत में बहने की दृष्टि से गंगा सबसे बड़ी नदी है। भारत की बंगाल और भारत दो देशों में बहती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड से हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन के डेल्टे तक भूभाग के ऊपर बहती हुई इसको सिंचित करते हुए लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल डाल देती है। ये देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा और उसकी भावना से जुड़ा हुआ है। गंगा को अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो ये सबसे बड़ी नदी तंत्र है। इसका सबसे ज़्यादा जल संग्रहण है और दो देशों से होकर प्रभावित होती है, जिसमें भारत और बांग्लादेश हैं। जब इसकी शुरुआत होती है तो दो अलग अलग नदियों की संयुक्त धाराओं से मिलकर गंगा नदी का निर्माण होता है और उसके अंदर भागीरथी और अलकनंदा है। भागीरथी नदी जो है वो उत्तरकाशी जिले की गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। वहीं अलकनंदा नदी शतोपत ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है उसमें देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा, तो वहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। उससे पहले ये दोनों अलग अलग नदियाँ होती है और ये देवप्रयाग में आके मिलती है। अलकनंदा नदी का जो निर्माण है वो दो नदियों की संयुक्त धाराओं से होके होता है और वो प्रमुख हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा। फ्रेंड्स, हम इस मानचित्र में देख सकते हैं इनको कि किस प्रकार गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी और सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकल रही है और ये आपस में दोनों देवप्रयाग में आके मिल रही है और यहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, और वो प्रमुख यहाँ पे जो बनने वाले प्रयाग हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। प्रयाग जो है, दो नदियाँ जहाँ आपस में मिल रही है उसके संगम स्थल को प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी जब सतोपत ग्लेशियर से निकलती है तो इसके अंदर इसके बाएं किनारे से आके धौलीगंगा नदी इसमें आके मिलती है। जो इसकी दो धाराएं थी उसमें धौलीगंगा नदी इसमें से आके मिलती है और जहाँ अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है उस स्थान पर विष्णु प्रयाग नाम से एक संगम बनता है और उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो नदी आके मिलती है अलकनंदा में, वो मंदाकिनी आके मिलती है और नंदाकिनी जो नदी है जिस स्थान पे आके मिलती है उसे नंद प्रयाग कहा जाता है। उसके बाद पिंडार या पिंडारी नदी जो है, पिंडर या पिंडारी, ये पिंडारी नदी जहाँ अलकनंदा में आके मिलती है वहाँ पे कर्णप्रयाग बनता है। उसके बाद अलकनंदा नदी के दाएं किनारे से एक मंदाकिनी नदी आके मिलती है और वो रुद्रप्रयाग में इसमें आके मिलती है। इसके उपरांत अलकनंदा भागीरथी में मिल जाती है और आगे की ओर ये प्रवाहित होती है जहाँ हरिद्वार से होते हुए आगे मैदानी क्षेत्रों में यह बहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो इन नदियों के प्रमुख संगम का और संगम के ऊपर कौन सा प्रयाग बन रहा है उसी का बनता है। साथ ही अलकनंदा और भागीरथी के जो उद्गम क्षेत्र हैं वहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड में इसका उद्गम होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये तीनों जो राज्य हैं ये मैदानी राज्य हैं और यहाँ पे इनकी अनेक सहायक नदियाँ गंगा में आके मिलती है और इसका एक विस्तृत तंत्र जो है वो बनता है। गंगा नदी ऐसी नदी है जिसके अंदर हिमालय अफा तंत्र की नदियाँ तो आके मिलती ही मिलती है, साथ ही प्रायद्वीपीय भारत की भी नदियाँ जिसमें चंबल, केन, बेतना, सोन, ये नदियाँ भी जो है इसके अंदर आके मिलती है, जिनका उद्गम कहाँ होता है, प्रायद्वीपीय भारत में होता है। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश राज्य में है और सबसे कम जो इसकी लंबाई है वो झारखंड में है। गंगा सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकल मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा जो है मैदानी भागों में कौन से स्थान से प्रवाहित होती है। तो हरिद्वार से ये पहले पर्वतीय भागों में बहती है और हरिद्वार के बाद से मैदानी क्षेत्रों के अंदर बहने लगती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली। भागीरथी इसकी मुख्य जो धारा है गंगा वही है। मुख्य नदी भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल के दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और जब ये हुगली
पश्चिम बंगाल में बह रही होती है, तो इसी के अंदर दामोदर नदी आके इसमें ही मिलती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में रहने वाले दामोदर नदी पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होती है और इसे हुगली नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी नदी, जिसे हम गंगा नदी भी कहते हैं, बांग्लादेश में भागीरथी कहा जाता है, और पहुंचकर ये पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी संयुक्त धारा को पद्मा नदी कहते हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी इसके अंदर इसके बाएं किनारे से आके दोनों नदियां आपस में मिल जाती है तो उसके बाद इसे किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पद्मा से मेघना और बराक नदियाँ आके मिलती है, तो इन दोनों नदियों का मुख्य जो धारा है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। जब पद्मा और मेघना बराक में मिलती है तो इनकी जो मुख्य धारा हो जाती है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। अर्थात मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बराक नदी अथवा मेघना नदी मणिपुर से निकलते हैं। भ्रंश घाटी शब्द यूज आया था फ्रेंड्स इसके बीच में। उस भ्रंश घाटी को हम देखें तो भ्रंश घाटी के अंदर से जो नदी बह के आ रही है दामोदर, उसमें हम देख सकते हैं कि दो तरफ ऊपर उठा हुआ भाग है और बीच का भाग जो है वो धंस गया किसी कारणवश। तो जहाँ ऐसी परिस्थिति बनती है वहाँ भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली जो है उसका निर्माण हो जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना नदी है और पद्मा नदी और जमुना नदी की मुख्य धारा जो है वो पद्मा नदी ही कहलाती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता है और इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन रखा गया है कि ये बहुत उपजाऊ वाला डेल्टा है। सुंदरवन का विस्तार जो है हुगली नदी से लेकर मेघना नदी के बीच तक है। हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल की ओर बह जाती है और मेघना जो इसके अंदर मेघालय की तरफ से आके मिलती है। सुंदरवन डेल्टा के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है वो मैंग्रोव वनों से पाई जाती है और इसके अंदर मैंग्रोव, केशुरीना और सुंदरी नामक वृक्ष जो हैं अधिक पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति की लकड़ियाँ जो है वो कठोर होती है, इनकी छाल नमकीन होती है क्योंकि ये समुद्र का खारा पानी जो है या डेल्टा का खारा पानी जो है उसमें डूबी हुई रहती है। इन चित्रों के अंदर हम विभिन्न प्रकार की जो जब मैंग्रोव वनस्पति है, मैंग्रोव वनस्पति को जवारी वनस्पति भी कहा जाता है। इनके चित्र हैं केसुरीना और सुंदरी वृक्ष जो है वो भी इसमें दिखाया गया है। भारत में बंगाल टाइगर मैंग्रोव वनों के क्षेत्र के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। जो बंगाल टाइगर है फेमस है हमारे यहाँ का, तो वो बंगाल के अंदर इन मैंग्रोव वनों के अंदर ही पाए जाते हैं। अर्थात बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर के ऊपर गुजरात और तीसरे नंबर के अंदर कौन है? आंध्र प्रदेश है। गोदावरी और कृष्णा नदी में डेल्टा मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। हम मैप चित्र के अंदर जो है फ्रेंड्स बंगाल टाइगर को देख सकते हैं, वाइट बंगाल टाइगर, और जो सामान्य बंगाल टाइगर होता है वो इसमें दिखा रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है महत्वपूर्ण हमारे हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और हमारे जो एजुकेशन एग्ज़ाम हैं 11th-12th वाले उसके अंदर भी, कि गंगा नदी जो है इसके बाएं और दाएं किनारे से आने वाली नदियां जो है इनका क्रम पूछ लिया जाता है, इनकी संख्या पूछ ली जाती है, मैचिंग करना पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। गंगा नदी के दाएं किनारे से आके वाली मिलने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो गंगा के दाहिने तट से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियों के अंदर यमुना है और यमुना के अंदर ही चंबल, सिंध, बेतना और केन चारों नदियाँ आके मिलती है और संयुक्त रूप से यमुना के नाम से गंगा के अंदर जल अपना डालती है। उसके बाद टॉन्स और सोन नदियाँ जो है ये भी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं जो इसके दाएं किनारे जाके मिलती है। गंगा नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली जो नदियाँ हैं उसमें हिमालय नदियाँ गंगा नदी के बाएं किनारे से आकर ही मिलती है, जिनकी पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम जो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। हम देख सकते हैं इसके अंदर पहले वाला जो हमने चित्र देखा था उसके अंदर यमुनोत्री गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी और सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकल रही थी। इनके बाद ये दोनों जो आके देवप्रयाग में मिल जाती है
वहीं गंगोत्री ग्लेशियर के दाईं ओर एक ग्लेशियर और है, उसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। वहाँ से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी जब इटावा के पास पहुँचती है तो यहाँ पे राजस्थान मध्य प्रदेश से बह के आने वाली जो नदी है चंबल, वो और उसकी सहायक नदियों का जल जो है इसमें आके मिल जाता है। उसके थोड़ा सा आगे सिंध नदी हमीरपुर के अंदर बेतना और बांदा के अंदर केन नदी जो है कैमूर की पहाड़ी से निकल के आती है, वो यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। और यमुना प्रयागराज, वर्तमान जो प्रयागराज है, यहाँ पे इसमें जाके गंगा के अंदर अपना जल मिला देती है। वहीं गंगा नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो बाएं किनारे से सबसे पहले इसके अंदर गंगा में रामगंगा नदी आके मिलती है, जिसका उद्गम उत्तराखंड से होता है। और कन्नौज जो स्थान है, उस कन्नौज स्थान से आके कन्नौज स्थान के अंदर आके जो है अपना जल गंगा नदी में मिला देती है। उसके बाद अगर हम दूसरी नदी को देखें तो प्रयागराज में यमुना नदी के मिलने के बाद उस थोड़ा सा आगे गाजीपुर में गोमती नदी जो है गंगा नदी के अंदर आके मिलती है। और गोमती नदी का उद्गम जो है पीलीभीत स्थान से होता है। उसके बाद छबड़ा जो छत्तीसगढ़ में आ जाता है, यहाँ पे इसके अंदर घाघरा नदी आके मिलती है। और घाघरा की 3 मुख्य सहायक नदियाँ हैं, एक तो है राप्ती, एक भारदा चुंग जहाँ से खुद घाघरा नदी निकलती है, और एक शारदा अथवा काली नदी है जो मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। और ये नदियाँ आपस में बाराकाट के अंदर आके मिल जाती है दोनों, और यहाँ से छबड़ा जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ आके घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं तो बाएं किनारे से मिलने वाली नदी के अंदर गंडक नदी का स्थान आता है, जो सोनपुर में आके इसमें गंगा नदी मिलती है। उसके बाद कुर्सेला के अंदर कोसी, जिसकी 7 प्रमुख शाखाएं हैं, वो इसके अंदर आके मिलती है। और मुख्य कोसी जो है उसका दम गोसाई धाम से होता है। नेक्स्ट इसके अंदर अंतिम जो नदी है जो इसके बाएं किनारे से मिलती है, वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली महानंदा है, जो गोदावरी घाट में आके इसमें मिल जाती है। वहीं सोन नदी जो है अमरकंटक के पठार से इसका उद्गम होता है, और गंगा नदी के अंदर इसके दाएं किनारे से आके मिलती है। जब ये महानंदा इसके अंदर मिल जाती है, उसके बाद गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। पद्मा जो मुख्य गंगा नदी है, और हुगली इसकी दूसरी शाखा है जो पश्चिम बंगाल की ओर आ जाती है। पद्मा नदी जब आगे बहती है तो इस पद्मा नदी के अंदर ही डेल्टा बनाने से पहले इसके अंदर पश्चिम बंगाल में इसके दाएं किनारे से ब्रह्मपुत्र नदी आके इसमें मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य शहर ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे पे बसे हुए हैं या इसके सहायक नदियों के किनारे पे बसे हुए हैं। चंबल जो शहर वो कोटा नदी के किनारे पे बना हुआ है। शिप्रा नदी के किनारे पे उज्जैन बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे के ऊपर हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर और पटना है। यमुना और गंगा के किनारे पर इलाहाबाद बसा हुआ है, जिसका वर्तमान नाम परिवर्तन करके प्रयागराज कर दिया गया है। गोमती नदी के किनारे के ऊपर लखनऊ और जौनपुर, हुगली नदी के किनारे पे कोलकाता, और यमुना नदी के किनारे पे दिल्ली और आगरा शहर बसे हुए हैं। इसी के साथ हम इन सब चीज़ों को एक वीडियो के अंदर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी जिला है, जहाँ पे गोमुख गंगोत्री है, और यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री से। यहाँ पे भागीरथी नदी निकलती है, और इसी के पास में एक सतोपत ग्लेशियर है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है फ्रेंड्स? अलकनंदा नदी निकलती है। और दोनों आके कहाँ मिल जाती है? देवप्रयाग में मिल जाती है। और यहाँ से बहते हुए इसके अंदर विभिन्न सहायक नदियाँ मिलती है, और कहाँ तक जाती है ये? बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके गिरती है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए कौन से राज्य, कौन से देश में चली जाती है? ये पश्चिम बंगाल के अंदर चली जाती है। देवप्रयाग में मिलने के बाद, और यहाँ से जहाँ गंगा का इसका उद्गम होता है, वहाँ से डेल्टा बनाने तक इसकी जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर देवप्रयाग में जब ये मिल जाती है, तो देवप्रयाग में मिलने के बाद यहाँ इससे पहले कौन कौन सी नदियाँ आके मिली इसमें? भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है? सतोपत ग्लेशियर से। और भागीरथी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? उत्तरकाशी जिला गोमुख गंगोत्री से इसका उद्गम हो रहा है। और इसके बाद ये 5 राज्यों से होके कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। और यहाँ पे क्या बनाती है? डेल्टा। और डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा जो है वो यहाँ पे ये बनाती है। हम इसकी सहायक नदियों में देखें तो सबसे लंबी जो इसकी सहायक नदी है वो है यमुना, जिसका उद्गम यमुनोत्री से होता है, और वो
यहाँ से बहते हुए कहाँ आके मिलती है? प्रयागराज, जहाँ इसका पहले नाम क्या था? इलाहाबाद था, वर्तमान में प्रयागराज हो गया है। यमुना की कुल लंबाई कितनी है? 1310 किलोमीटर। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही यमुना नदी के किनारे पे बने हुए शहर जो है उनका भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो इसमें दिल्ली और आगरा जो है इसके ऊपर बसे हुए महत्वपूर्ण शहर हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1310 किलोमीटर है। इसकी इस छोटी कुछ नदियों की अगर हम बात करें तो उसके अंदर इसके कुछ सहायक जो कि नदियाँ हैं यमुना नदी की, उसमें चंबल नदी जो चरकपुर उत्तर प्रदेश के अंदर आकर इसके अंदर मिल जाती है। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान से बहती हुई ये नदी उत्तर प्रदेश में आके यमुना नदी के अंदर मिलती है। हमें इतना ध्यान ये भी रखना है कि कौन सी नदी कहाँ की मिल रही है, तो वहाँ से प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन जो प्रमुख नदियाँ हैं इसकी सहायक उन नदियों का हमें ध्यान में होना चाहिए। दूसरी इसके अंदर जो एक नदी मिल रही है वो है सिंध, और सिंध भी इसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जाके ही मिलती है। इसके बाद ये जो नदी है ये भी डायरेक्ट गंगा में अपना जल नहीं डाल रही है, ये किसी सहायक नदी के नाम से डालेगी। उसके साथ बेतना जो इसके अंदर नेक्स्ट आके मिलने वाली नदी है, और बेतना भी जो है अपना सीधा जल नहीं डालती है, ये किससे डालती है? पहले यमुना में। नेक्स्ट है केन नदी, और केन नदी का जल भी यमुना में मिलता है, और उसके बाद ये प्रयागराज में जाके यमुना अपना जल किस में मिला देती है? गंगा नदी के अंदर मिला देती है। प्रयागराज के अंदर ही जो कुंभ का मेला होता है हमारा, वो भी कुंभ का मेला प्रयागराज में ही लगता है। ये जो भी हमने सहायक नदियों की बात की, ये इनडायरेक्टली रूप से गंगा में मिलती है किसी सहायक नदी के माध्यम से। अगर हम अब बात करेंगे वो सीधी नदियाँ हैं जो सीधे गंगा में आके मिलती है, तो उसमें एक नदी है टॉन्स। टॉन्स नदी जो है ये सीधे इसके दाएं किनारे से मिलने वाली जो नदी है उसके अंदर सीधे ये प्रायद्वीप के बारे से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद सीधा गंगा नदी के अंदर अपना जल डालती है। इसके बाद नेक्स्ट जो नदी है वो है सोन। इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है, और यहीं से ये निकलने के बाद गंगा नदी के अंदर आके अपना जल मिला देती है। जो अमरकंटक का पठार है यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम भी होता है, जो अरब सागर की ओर जल लेके जाती है। वहीं सोन नदी जो है गंगा नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल जो है प्रभावित करती है। इसके बाद गंगा नदी के दाएं किनारे से मिलने वाली अगर हम नदियों को पढ़ें तो दाएं किनारे से पढ़ने वाली के अंदर कौन कौन सी हो गई? यमुना हो गई। यमुना की सहायक प्रमुख 4 नदियाँ हो गई। उसके बाद टॉन्स और सोन नदी हो गई। अब इसके बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों को पढ़ेंगे। बाएं किनारे से होकर मिलने वाली नदियों के अंदर सबसे पहली नदी है रामगंगा, उसके बाद है गोमती, ये तीसरी नदी है घाघरा, ये भी गंगा नदी में डायरेक्ट अपना सीधा जल डालती है। उसके बाद है गंडक, गंडक का जो जल है वो भी सीधा गंगा नदी का मिलता है। उसके बाद है कोसी नदी। कोसी नदी ये सोन नदी के बाद अपना जो जल है इस वो गंगा नदी के अंदर मिलाती है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, और अंतिम जो इसके अंदर मिलने वाली हिमालय नदी है उसका नाम है महानंदा। महानंदा इसके अंदर सबसे अंतिम में आके मिलने वाली नदी है, और उत्तर दिशा से आके गंगा नदी के अंदर मिलती है। तो इसके बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों के अंदर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा ये प्रमुख जो हैं नदियाँ हो गई है। ये जोई नदी बांग्लादेश में पहुंचती है गंगा, और बांग्लादेश में पहुंचने के बाद इसकी कुछ शाखाओं के अंदर ही विभाजित हो जाती है। इसकी जो पहली शाखा है वो है हुगली शाखा, और हुगली शाखा जो है पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है, और हुगली नदी के अंदर ही प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली एक नदी और है, छोटा नागपुर के पठार से जो निकलती है दामोदर, वो हुगली नदी के अंदर ही आके मिलती है। और हुगली फिर इसका अपना जो जल है वो पश्चिम बंगाल के पास से बंगाल की खाड़ी के अंदर डाल देती है, और यहीं डेल्टे का निर्माण करती है। इसके बाद हमें एक नदी जो इस गंगा नदी के अंदर आके और मिलती है उसकी अगर हम बात करें तो वो नदी जो है वो दूसरे देश से आके भारत के अंदर मिलती है, और इस नदी को अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जहाँ उद्गम होता है वहाँ पे अलग, फिर भारत में अलग नाम से, और विलय के समय जब ये बांग्लादेश के अंदर आ जाती है तब इसको अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ तिब्बत से निकलने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे यहाँ पे सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर के लगभग है। सांगपो जब नदी तिब्बत से बह के आती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करने के बाद इसका नाम बदल जाता है और इसे भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तब इसकी लंबाई जो है 915 किलोमीटर रहती है। भारत के अंदर प्रवेश करने के बाद इसके दाएं किनारे से दिहांग और बाएं किनारे से इसके अंदर दिबांग नदी जो है उसका संगम होता है। भारत के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? 915 किलोमीटर है।
अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों के अंदर ये प्रमुख रूप से बहती है। जब बंगाल के अंदर आ जाती है तो इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, और जमुना और गंगा की जो मिलन के बाद इसका जो संयुक्त नाम होता है उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा और यमुना सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल डाल देती है। यहीं एक जो मेघालय हमारा राज्य है, मेघालय से एक नदी का उद्गम और होता है, और वो नदी उद्गम होने के बाद वो पद्मा के अंदर आके मिलती है, और उस नदी का नाम है बराक नदी। बराक नदी जो है वो बांग्लादेश के अंदर घुस जाती है, और यहाँ से जो चांदपुर क्षेत्र है उस चांदपुर स्थान के ऊपर पद्मा नदी में मिलती है। पद्मा जमुना नदी मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी जो है, इसके मिलन के बाद इसका नाम जो है पद्मा हो जाता है। और यहीं पे चांदपुर के निकट कौन सी नदी आके मिलती है इसके अंदर? बराक नदी आके मिलती है। जब इसके अंदर मेघना नदी भी आके मिल जाती है तो इसका नाम, सॉरी, जब इसके अंदर पद्मा नदी के अंदर बराक नदी आके मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी के अंदर डेल्टा बनाती है। तो फ्रेंड्स, यही हमारा जो है गंगा नदी तंत्र पूरा होता है। आपको समझ में आया होगा। आप अपने सुझाव जो हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।